गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सरस्वती क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं पीके सर आज फिर से इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा आपसे बताना कि देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को हम दो तरह से, एक तो ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं और दूसरा अगर हमें सिंथेसिस करना होता है तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को एज अ प्री नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान के रूप में पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे तरह से नहीं जानता है और वह सिंथेसिस करने पे चला आए, सिंथेसिस पढ़ने के लिए चला आए, तो वह निश्चित रूप से समझ नहीं पाएगा। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक पे ही चर्चा करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले मैं आपको जब नरेशन पढ़ा रहा था तो बताया था कि वक्ता जिस क्रिया में कुछ भी कहना प्रारंभ करता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया होती है। यानी किसी भी वाक्य में अगर मुख्य क्रिया है, कर्ता जो कार्य करता है उसे ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अगर ऐसा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन मान लीजिए तब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जैसे पहले जुट गया है नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी फाइनाइट वर्ब नहीं। तो हम किसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब? जरा ध्यान से सुनिए। कुछ वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं जो क्रिया वाले शब्द तो होते हैं लेकिन वाक्य में क्रिया का काम नहीं करते हैं, उसे ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर वह गाना पसंद करती है। अब यहाँ हम ध्यान से देखें कि वह गाना पसंद करती है। जरा ध्यान से इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखें। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद चलिए ट्रांसलेशन बेसिस पे बताता हूँ, थोड़ा ट्रांसलेशन भी समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम यस एंड टी को पहचानते हैं, सेंटेंस और टेंस को। यस का मतलब सेंटेंस और टी का मतलब टेंस। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस क्यों पहचानते हैं, टेंस क्यों पहचानते हैं? तो आप जानते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी सेंटेंस का एक निश्चित वर्ड ऑर्डर होता है, यानी शब्द संगठन होता है। उस वाक्य की संरचना निश्चित होती है, इसीलिए हम सेंटेंस पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव, हमने सोचा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका सूत्र होता है यस प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ओ। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लिखेंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ट्रांसलेशन बन जाता है। अब दूसरा बात आता है कि हम टेंस क्यों पहचानते हैं? तो टेंस इसलिए पहचाना जाता है कि सभी टेंसों की सहायक क्रिया क्या होती है? बदल जाती है। और आप अक्सर देखते हैं कि मुख्य क्रिया का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म के अंदर मुख्य क्रिया के कई रूप यूज किए जाते हैं।
जैसे अगर इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ये एक साधारण सी बात है कि कभी भी ट्रांसलेशन बनाने जाइएगा तो सेंटेंस और टेंस को अवश्य पहचानिएगा। तो जरा इसका सेंटेंस देखें, वह गाना पसंद करती है, और यहाँ हो गया खड़ी पाई। जब भी किसी वाक्य के अंत में खड़ी पाई हो और प्रारंभ में क्या हो, कर्ता, प्रारंभ में कौन हो, कर्ता, तो ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, अगर कर्ता ढूंढिए, कौन पसंद करती है, तो वह पसंद करती है, तो अंत में खड़ी पाई हो गया और प्रारंभ में कर्ता हो गया। इसका मतलब क्या, यह असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यस प्लस एच भी प्लस एम बी प्लस ओ के सूत्र से बनेगा। तो सबसे पहले कौन पसंद करती है, वह, तो हमने लिख दिया ही। अब आप अगर टेंस की बात करें तो है का मतलब प्रेजेंट और ती का मतलब इंडेफिनिट। अब आप लोग ऐसे रटते हैं ता है, ती है, ते है, ऐसा नहीं। जब मैं ट्रांसलेशन के टॉपिक को लेकर आऊँगा तो वहाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम देखते ही 12 टेंसों की पहचान आसानी से कर लेते हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपको बताया गया है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, तो उसका सूत्र होता है यस V1O, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ सहायक क्रिया डू या डज नहीं लगता है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हो गया, यहाँ देखिए, सॉरी मैंने ही लिखा ही नहीं, पसंद करती है, इसका मतलब ये होगा शी हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पसंद करना, और पसंद करना की अंग्रेजी होती है लाइक, LIKE। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखे शी लाइक्स, वह पसंद करती है, तो क्या पसंद करती है, गाना, सिंगिंग। अब जरा ध्यान से इसको और इसको हम लोग जरा ध्यान से देखें। यह लाइक्स जो है यह एक कार्य है, और इस कार्य को कौन कर रहा है, शी कर रही है, वह कर रही है। यानी जो कर्ता काम करता है वह तो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है। लेकिन यहाँ जो सिंगिंग भी आप लोग देख रहे हैं, यह सिंगिंग भी एक क्या है, मुख्य क्रिया है। सॉरी, क्रिया का ये मुख्य क्रिया नहीं, यह भी एक क्या है, क्रिया है। तो इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी क्रिया होते हुए भी यह मुख्य क्रिया का कार्य नहीं कर रहा है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो दूसरा उदाहरण जरा हम लोग देखें। वह पढ़ने के लिए आगरा गया। सबसे पहले अगर हमको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो जरा ध्यान से सोचें हम लोग कि सबसे पहले हम किस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य का हम सेंटेंस और टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, सेंटेंस और टेंस। अब जरा ध्यान से सोचिए, सेंटेंस पहचानने के लिए हम अंत में जाते हैं। यहाँ खड़ी पाई हो गया, अगर अब प्रारंभ में कर्ता मिल गया तो यह असर्टिव सेंटेंस होगा। तो इसमें कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन आगरा गया, तो मिल गया वह,
इसका मतलब क्या है, प्रारंभ में सब्जेक्ट है और अंत में जो है खड़ी पाई है, इसका मतलब ये जो है असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव का क्या है, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है। तो असर्टिव सेंटेंस का सूत्र अभी मैंने बताया था, यस प्लस एस बी प्लस एम बी प्लस ओ, यानी इस सूत्र से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। और जरा सोचिए, टेंस की बात करिए, हम यहाँ आ रहे हैं और लास्ट में देख रहे हैं गया। जब कभी भी या ये आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट जैसे ही हम समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि सहायक क्रिया डिड लगेगा और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है तो सहायक क्रिया डू, डज और डिड नहीं लगता है। उसके जगह पर एक अस्थायी परिवर्तन होता है कि हम मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो चलिए जरा इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जरा खोजिए, कौन आगरा गया, तो वह गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही। अब जरा ध्यान से सोचें, सहायक क्रिया लिखनी नहीं है और मुख्य क्रिया की क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो गया यानी जाना का गो और गो का क्या हो जाएगा, वेंट, तो उसके बाद लिखेंगे ही वेंट। अब जरा सोचिए, कहाँ गया, यहाँ प्रश्न करेंगे, वह गया, उसके बाद कहाँ गया, तो आगरा गया, तो ही वेंट और टू लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आगरा। और किस चीज के लिए गया, तो पढ़ने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टडी। हम टू रीड नहीं लिखेंगे क्योंकि रीड का मतलब होता है कुछ भी पढ़ना। हम अखबार भी पढ़ेंगे, कॉमिक भी पढ़ेंगे तो उसको रीड कहेंगे, लेकिन जब हम अपने ज्ञान के लिए यानी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टैंडर्ड वाइज, उसको हम स्टडी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बन गया, ही वेंट टू आगरा टू स्टडी। अब जरा सोचो, एक जगह यह चीज है वेंट क्रिया है और एक जगह यह स्टडी है, दोनों तो क्रिया वाले ही शब्द हैं, लेकिन जरा सोचिए कि यह वेंट तो जो है क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन क्या यह स्टडी जो है, ये स्टडी मुख्य क्रिया है, नहीं, लेकिन क्रिया वाला शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन, आप सोचेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में क्या काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी शब्द हैं, जैसे ये प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, वर्ब है, इसके बाद ये भी नाउन है, ये वर्ब है, तो आखिर में ये जो होते हैं आखिर में किसका काम करते हैं। जब इसको हम वर्ब नहीं कह सकते, फाइनाइट वर्ब नहीं कह सकते, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं या तो नाउन का काम करते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और नहीं तो एडवर्ब का काम करते हैं। ये एकदम ध्यान रखिएगा। कई बार कंपटीशन में प्रश्न आया है ये कि जो है नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस में कौन सा काम करता है, तो नाउन का भी करता है, एडजेक्टिव का भी करता है और एडवर्ब का भी करता है। चलिए आते हैं अपने मूल बिंदु पे। तो आप इस तरह देखें कि इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जरा सोचें कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है और उसका ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा जीरंड। तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे।
तो मेरे फ्रेंड्स कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को लिखा हूँ। अभी अभी मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल, यहाँ जो है पार्टिसिपल और ये इन्फिनेटिव, 2 रूल इसमें पाए जाते हैं जीरंड के द्वारा। उसमें यूज है जीरंड का, ऐसा नहीं है कि जीरंड का यूज नहीं है, लेकिन जीरंड फोकस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंथेसिस करते हैं, इन्फिनेटिव के द्वारा भी सिंथेसिस होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहला जो पार्टिसिपल है इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई भी अगर ट्रांसलेशन होता है तो उसका जो शब्द संगठन होता है, यानी वाक्य की जो संरचना होती है वो लगभग फिक्स होती है। आप कोई भी टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें पढ़िए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कुछ भी पढ़ेंगे तो उसकी शब्द की संरचना यानी वाक्य की जो संरचना होती है वह निश्चित होता है। जैसे इसमें पहला उदाहरण जरा देखिएगा, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इसी तरह के वाक्य मिलते हैं कि शुरू में कर या करके एक क्रिया वाला शब्द होगा जिसमें कर या करके जुड़ा होगा, लेकिन इसकी मूल पहचान क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 कार्य पाए जाते हैं और दोनों कार्य एक ही कर्ता उसको पूरा करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि इसमें एक ही कर्ता होता है और इसमें 2 कार्य होते हैं उस कर्ता के द्वारा। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य उसके बाद होता है। लेकिन जरा देखिए यहाँ, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। शेर को देखा और उसके बाद पेड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 2 काम है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान जो होती है, ध्यान रखिएगा कि पहले काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, या पहले कार्य का परिणाम जिसको हम रिजल्ट कहते हैं वो दूसरा काम होता है। जैसे ध्यान से देखिए कि अगर वह शेर को देखता नहीं तो क्या वह पेड़ पर चढ़ता, नहीं चढ़ता। और उसके बाद घर में घुसते ही वह सांप देखा, जैसे ही घर में घुसा, यानी एक्शन क्या है, क्विक, और तुरंत वो क्या देखा, सांप देख लिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 काम होंगे और पहले काम के बिल्कुल तुरंत बाद दूसरा काम होगा और पहले कार्य का परिणाम दूसरा काम होता है। तीसरे उदाहरण में देखिए, दाहिने तरफ मुड़ते ही तुम स्टेशन पहुंचोगे। जैसे दाहिने तरफ जैसे ही व्यक्ति मुड़ेगा वो स्टेशन पे पहुंच जाएगा, यानी मुड़ना, मुड़ने के तुरंत बाद दूसरा काम हो जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जरा एक बात सोचिए, अगर इसमें देखिए आप पास्ट परफेक्ट को सोचो, पास्ट परफेक्ट में भी 2 काम मिलते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम या एक काम के पहले दूसरा काम। तो उसके बीच में ऐसे होता, शेर को देखने के बाद, अच्छा शेर को देखने के पहले, जब पहले या बाद हम लगाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है, तब वह जो है आपका पार्टिसिपल नहीं रहेगा। अगर पार्टिसिपल होना है
तो उसमें बाद या पहले नहीं होता है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम उस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं या वाक्य के उस भाग का ट्रांसलेशन करते हैं जो सबसे पहले घटित हुआ है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसमें अक्सर क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है, उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो पार्टिसिपल होता है। तो सबसे पहले देख करके अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सीइंग, और क्या हो जाएगा, द लायन, और कॉमा कर दीजिए क्योंकि वहां हम थोड़ा सा रुकेंगे। सीइंग द लायन, वह पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ देखिए एक कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। कैसे है, लास्ट में या ये मिल रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, अफर्मेटिव है। तो इसका सूत्र होता है SB2O। तो सबसे पहले इसमें जरा ध्यान देखिए, सब्जेक्ट कौन है, कौन चढ़ गया, तो वह यहाँ लिखेंगे ही। उसके बाद V2 चढ़ जाना, तो CLIMBED, ही क्लाइंब। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेड़ पर, ऑन द ट्री। तो आपने क्या देखा, सीइंग द लायन ही क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। अब ये जो सीइंग है यही जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला ध्यान से देखते हैं, घर में घुसते ही वह सांप देखा। जरा ध्यान से देखिए, घुसते ही, जैसे घुसा तुरंत सांप देखा। इसका मतलब क्या है, दोनों काम जो है क्विक हो रहे हैं, एक काम के बाद दूसरा काम बिल्कुल तुरंत हो रहा है, या कह सकते हैं कि पहले काम का परिणाम दूसरा काम है। अब हम बनाएंगे तो सबसे पहले किसका, जो पहला काम है, पहले घुसने का काम कर रहा है तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, बाद में सांप देखने का काम कर रहा है तो बाद में हम सांप देखना बनाएंगे। तो घुसते ही का जो है हम कहेंगे ऐसे, एंटरिंग, एंटर का आईएनजी जोड़ देंगे एंटर में, एंटरिंग। और देखिए घर में घुसते ही, जब हम किसी चीज में गतिशील अवस्था में जाते हैं तो वहां इन का प्रयोग न करके इनटू का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एंटरिंग इनटू द हाउस, और कॉमा, वह सांप देखा। यह भी जो है पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि अगर किसी भी अक्षर पे लास्ट में आ की मात्रा दिख जाए तो अक्सर वह पास्ट इंडेफिनिट होता है, और यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसका मतलब फिर से हम SB2 और O से बनाएंगे। तो देखिए यस हो गया, कौन सांप देखा, वह, तो ही, और उसके बाद देखा की अंग्रेजी क्या हो गई, सांप, और क्या देखा, तो और स्नेक। ये हो गया एंटरिंग इनटू द हाउस ही सा अ स्नेक। अगला आएंगे, दाहिने तरफ मुड़ते ही तुम स्टेशन पहुंचोगे। अब जरा ध्यान देखिए, दो काम है, एक तो दाहिने तरफ मुड़ना और दूसरा स्टेशन पे पहुंचना। तो दोनों काम क्या हो रहा है, पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, या पहले कार्य का जो परिणाम है वह दूसरा काम है। तो जो काम पहले समाप्त होगा, कौन सा काम पहले समाप्त होगा, ये मुड़ने का। इसलिए सबसे पहले मुड़ने की अंग्रेजी हम कहेंगे टर्निंग। टर्न मीन्स क्या होता है, मुड़ना। तो हम लिख देंगे टर्निंग, और किधर, टू द राइट, टर्निंग टू द राइट। और उसके बाद यहां तक हो गया, तुम स्टेशन पहुंचोगे। गा गेगी का मतलब हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट,
यानी विल या शैल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कौन पहुंचेगा, यू। तो यू के साथ क्या लगा देंगे, विल। यू विल रीच, और कहा स्टेशन, तो एट द स्टेशन। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें दो कार्य पाए जाते हैं, एक कर्ता के द्वारा, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, या यूं कह सकते हैं पहला कार्य का जो है परिणाम दूसरा काम होता है। तो जो कार्य पहले होता है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। आइए अब पास्ट पार्टिसिपल पे चलते हैं, जहां पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में दो काम नहीं मिलते हैं, एक ही काम मिलता है। और पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब किसी भी क्रिया की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। और आप जानते ही होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यही ध्यान से देखेंगे, मैं एक घायल सैनिक देखा। चलिए आते हैं ट्रांसलेशन पर। सबसे पहले सेंटेंस देख रहे हैं, अंत में खड़ी पाई हो गया, और कौन घायल सैनिक देखा, तो मैं देखा। इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब यस प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ओ से बनेगा। उसके बाद जरा ध्यान से देखें कि ये किस टेंस में है, तो यहाँ देख रहे हैं देखा। मैं एक घायल सैनिक देखा, चाहे देखा था, अनिश्चित समय में बीता हुआ एक कार्य या घटना। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा तुरंत आप लोग सोच लेंगे यस V2O। अब कर्ता देखिए, कौन देखा, तो मैं आई। उसके बाद मुख्य क्रिया कौन है, यहाँ देखना, तो सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा। और क्या देखा, एक घायल सैनिक, तो एक के लिए अ और घायल के लिए WOUNDED, अबाउंडेड SOLDIER, सोल्जर। आप जरा ध्यान से अब इसको देखिए, वाउंड मीन्स होता है घायल होना, और जैसे ही मैंने लिखा वाउंडेड, ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन जरा सोचिए कि वह सोल्जर जिसको हमने देखा वह कैसा था, तो घायल था। यानी ये सोल्जर की यहाँ क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बाउंडेड नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट में पास्ट पार्टिसिपल है। अगला उदाहरण देखते हैं, श्याम अपना खोया हुआ पेन पाया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, कौन पाया, तो श्याम पाया। श्याम सब्जेक्ट हो गया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म पाया। आप जानते हैं फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे फाउंड। श्याम फाउंड, श्याम पाया, तो क्या पाया, अपना खोया हुआ पेन। तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज, और खोया हुआ आप जानते हैं लूज माने होता है खोना, और लूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लास्ट। और उसके बाद बचा क्या, पेन। अब जरा हम इस पे विचार करते हैं। पेन की विशेषता है लास्ट, यानी खोया हुआ, और अगर लास्ट का फर्स्ट फॉर्म हम करें तो लूज जो है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट शब्द आया हुआ है ये मुख्य क्रिया, ये जो नाउन है पेन, उसकी विशेषता बता रहा है। तो निश्चित रूप से इस वाक्य में वाउंडेड और इस वाक्य में लास्ट जो है यह पास्ट पार्टिसिपल हैं। तो आइए मेरे मित्रों, अब लास्ट जो पार्टिसिपल जो इसका प्रकार है
इसे कहते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। आप ये ना समझिएगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है तो फ्यूचर पार्टिसिपल, नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए उसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो है अगला जो पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस V3। आप जहां भी हैव का यूज देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि कोई न कोई जो कार्य होगा वह पूरा हो चुका होगा। तो ये हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जरा वाक्य को देखते हैं, अपना गृह कार्य पूरा करके वह सो गया। अब इसमें भी दो कार्य मिलेंगे, एक काम पहले होगा और दूसरा कार्य बाद में होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों कामों के बीच में टाइम गैपिंग होगा, समय का गैप होगा, या पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य नहीं होगा। जैसे जरा ध्यान से देखें, अपना गृह कार्य पूरा करके वह सो गया। अब जरा बताएं, अगर वह गृह कार्य पूरा किया और वह सोए न, खेलने चला जाए, बाजार चला जाए, कुछ और करने लगे, या क्या पूरा करने का परिणाम है क्या सोना? बिल्कुल नहीं है। यानी एक कार्य अच्छे से पूरा कर लिया, उसके बाद जो है दूसरा काम शुरू हो रहा है। दोनों के बीच में टाइम गैपिंग है, और यही टाइम गैपिंग जो है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं होता है, या उसमें पहले कार्य का परिणाम दूसरा काम होता है। तो इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वही चीज सेंटेंस और टेंस पहचानेंगे। जब ध्यान से पढ़ेंगे, अपना गृह कार्य पूरा करके वह सो गया, तो आप कहेंगे इसमें दो काम मिल रहा है, लग रहा है जो पार्टिसिपल का यूज है, तो रियल में पार्टिसिपल का यूज है। तो जो काम पहले समाप्त होगा, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी था कि जो काम पहले समाप्त होगा उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हैविंग। हैविंग और कौन कार्य है? पूरा करना ना। तो हैविंग के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हैविंग कंप्लीटेड, और बचा क्या? अपना गृह कार्य। तो लिखेंगे हिज होमवर्क। हिज होमवर्क, और क्या कर देंगे? कॉमा। उसके बाद वह सो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, SV2O। कौन सो गया? तो वह। तो यहाँ लिखेंगे ही, और स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। तो क्या हो गया? हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही स्लेप्ट। तो मेरे फ्रेंड्स, पहला उदाहरण आपने देखा। चलिए आते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। यहाँ देखिए, विद्यालय पहुंच करके वह प्रिंसिपल से मिला। अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी कर्ता द्वारा दो काम है, एक ही कर्ता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम सिंथेसिस में जोड़ते हैं इसको, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का कर्ता एक है कि नहीं है। अगर दोनों का कर्ता डिफरेंट होता है तो हम इस विधि से उसका सिंथेसिस नहीं कर सकते, हमको पहचानना पड़ता है। तो यही देखिए, विद्यालय पहुंचकर, मान लीजिए एक काम है विद्यालय पहुंचना। विद्यालय पहुंचना पहला काम है, और दूसरा काम है मतलब मिलना। किससे मिलना? तो प्रिंसिपल से मिलना। तो एक बात बताइए, विद्यालय पहुंचने का परिणाम तो मिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पहुंचने के तुरंत बाद, मानो पहुंच करके, आराम से पहुंचने के बाद वह दूसरा काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे पहुंचा तुरंत मिल गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, जो पहला कार्य होता है जैसे पहुंच करके, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, मतलब हैविंग प्लस V3। तो हम यहाँ लिखेंगे हैविंग
उसके बाद हो जाएगा रीच्ड, और कहाँ, टू स्कूल, कॉमा वह प्रिंसिपल से मिला, तो क्या लिखेंगे, ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, मेट, और किससे, विद द प्रिंसिपल। तो आपने देखा हैविंग रीच्ड टू द स्कूल, हैविंग रीच्ड टू स्कूल ही मेट विद द प्रिंसिपल, विद्यालय पहुंच करके वह प्रधानाध्यापक से मिला। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ों को देखना होता है कि कैसे वाक्यों में हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पहला कंडीशन उसमें होगा कि दोनों वाक्यों का कर्ता जो है एक ही हो, और अगर पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। अगर एक वाक्य का विशेषता दूसरे वाक्य में है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, और अगर एक कार्य के पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्री नॉलेज। मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब तक कुछ भी आपको पढ़ना है और उसका अगर प्री नॉलेज नहीं जानेंगे तो एक स्टेप भी आप आगे नहीं जा सकते। जैसे अगर किताब आपको पढ़ना हो तो आपको सारे अक्षर और सारी मात्राएं आनी चाहिए। अगर आपको गुणा पढ़ना है, मल्टीप्लाई पढ़ना है, तो सारे टेबल आपको याद होने चाहिए, नहीं तो कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता। तो यह सिंथेसिस का प्री नॉलेज है। अभी बहुत कुछ है जो प्री नॉलेज देते हुए आपको मैं सिंथेसिस की तरफ ले चलूँगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता रहे और आप लोगों के लिए सरस्वती कोचिंग क्लासेस हर रोज़ एक नया टॉपिक, नए विषय का मतलब वीडियोज़ लेकर आए और आप लोग अच्छे से पढ़ करके न केवल अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, बल्कि जो है आपका भविष्य जो है उज्जवल हो और आप लोग अच्छी नौकरियां पाएं, आप लोग IAS बने या उससे भी अच्छा अगर कोई आपको जॉब मिल रहा है तो वो भी आप करें। हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ टिल देन बाय।